साथियों, सबसे पहले तो समकालीन जनमत को एक्वा और एक्टू की उदयपुर टीम की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये पूरे इस दौर में जो कोविड-19 का जो दौर रहा है, उनके जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए और लाइव जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको भी शेयर करने की एक तरह से कोशिश की है और इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। उदयपुर में एक्वा और एक्टू ने जो कोविड-19 के जो 4 फेजेज चले हैं लॉकडाउन के, उसमें साथियों ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, जो अनुभवों को जो टीम हमारी थी उनमें कुछ साथी यहाँ इस समय मौजूद हैं और सबसे पहले मैं उन साथियों का परिचय देना चाहूँगी और इस क्रम में कॉमरेड सौरभ नरूका, एक्टू के उदयपुर राजस्थान के जिला सचिव, तो जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में और प्रवासी मजदूरों के बीच में इस दौरान काम किया है। हमारे साथ हैं रिंकू परिहार, जो एक्वा की नेशनल काउंसिल सदस्य हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। आपने औद्योगिक क्षेत्र में भी और ट्रांसजेंडर के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी आपने काम करने की दौरान काम किया। हमारे बीच हैं भाकपा माले के उदयपुर के जिला सचिव कॉमरेड चंद्रदेव ओला। आपने पूरी इस कोविड-19 के पूरे 4 फेजेज हैं उसमें लगातार काम करते रहे हैं। हमारे बीच में हैं एक्वा की नेशनल काउंसिलर कॉमरेड फरद बानो। आपने पूरे इस दौर में बस्तियों में और उदयपुर शहर में जो महिलाओं के साथ जिस तरह का आपका अनुभव रहा वो आपके बीच में रखेंगी। हमारे बीच हैं भाकपा माले के वरिष्ठ साथी कॉमरेड शंकरलाल जी, जो प्रवासी मजदूर और ख़ास तौर से जो राजस्थान से होते हुए जो अपने अपने राज्यों में जाने की कोशिश की, उस दौरान की जो अनुभव है वो आपके सामने शेयर करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही 24 मार्च को कोविड-19 के इसमें संकट के चलते लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो उसी समय साथियों ने एक्टिवली ये सोचना शुरू कर दिया कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं इस पूरे दौर में जिस तरह के लोगों के संकट आने वाले हैं, उन संकटों को हल करने में, उनके लोगों के साथ उनके दुख दर्द को बांटने में एक्वा और एक्टू के पार्टी के साथी क्या मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कि हम सबसे पहले जो हमारे जहाँ पहुँच है, जहाँ हमारा काम है, वहाँ पर लोगों के साथ संपर्क किया और उस संपर्क के दौरान ही अनेक ऐसे जगहों पर भी, अनेक ऐसे लोगों पर भी, अनेक ऐसी बस्तियों में, अनेक ऐसी क्षेत्रों में जहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वहाँ पर हम लोग पहुँचे और हमने देखा कि और सबसे पहले इस क्रम में हमने लिस्टिंग करी उन लोगों की जो कि इस पूरे संकट को झेलने के लिए अभिशप्त हैं और इसमें पूरी टीम हमारी लगी एक्टू और एक्वा की और बहुत सारे साथियों ने पूरी ऊर्जा के साथ इसको एक तरह से लोगों के बीच में रहने का काम किया है। और इसी क्रम में कॉमरेड सौरभ नरूका ने और कॉमरेड फरद जी ने, कॉमरेड रिंकू ने, कॉमरेड चंद्रदेव ओला ने, कॉमरेड शंकरलाल जी ने, कॉमरेड हीना ने एक तरह से रात दिन कर के और लोगों के बीच में काम करने की कोशिश की। इसमें हमने प्रशासन को लिस्ट दी, इसके साथ ही हमने तुरंत प्रशासन को खाद्य सुरक्षा और दूसरे जो उससे बाहर के लोग हैं उनकी लिस्ट देने के साथ उन तक पहुंचने के लिए हमने सरकार से प्रशासन से परमिशन ली और गाड़ियों के माध्यम से हमने पूरा कोशिश की कि किस तरह से फंड जुटाते हुए, जनता से सहयोग लेते हुए इस दौर में लोगों के बीच में जाया जाए और उनकी मदद की जाए। तो ये सभी साथी अपना अपना अनुभव बताएंगे और अब मैं कॉमरेड सौरभ नरूका, जो एक्टू के राज्य सचिव हैं राजस्थान के, उनको मैं उनसे निवेदन करती हूँ
कि वो इस पूरे दौर के जो अनुभव रहे हैं वो आप लोगों के सामने शेयर करें। साथियों, जैसा कि कॉमरेड सुधा चौधरी बता रही थी, कोविड लॉकडाउन जब शुरू हुआ मार्च 25 को, तो हमने सबसे पहले एक्टू की तरफ से मजदूर साथियों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि आगे आने वाले समय में जिस तरह की विपदा उन तक आ सकती है, जिस तरह के खतरे की आशंका उन पे है, उसमें उनको यदि कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो एक्टू उनके साथ खड़ा रहेगा। भले वो राजस्थान के प्रवासी मजदूर बाहर के राज्यों में फंस गए हैं या दूसरे राज्यों के मजदूर जो उदयपुर या आसपास के इलाकों में काम कर रहे थे, व्हाट्सएप के माध्यम से पोस्टर बनाकर उन तक हमारा संपर्क उन तक पहुँचाने का प्रयास किया। जो शहर के दूसरे तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप है उस तक ये संदेश पहुँचा के उन तक पहुँचने की कोशिश करी। दूसरा, हमने एक उदयपुर का जो औद्योगिक इलाका है उसका चरित्र, यहाँ पे करीब करीब 4-5 बड़े औद्योगिक इलाके हैं जिनका नाम है मातरी, गुडली, लक्कड़वास, कल्लड़वास, सुकेर, जहाँ पे मार्बल और दूसरी संबंधित उद्योग है। ज़्यादातर मजदूर यहाँ का जिस तरह का औद्योगिक इलाका हम पाते हैं कि ज़्यादातर मजदूर अपने वर्क प्लेस पे ही रहने को मजबूर है, यानी जहाँ पर वो काम करते हैं अधिकतर मजदूर, खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं, वो उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। पिछले कुछ दशकों का जो यहाँ से हम यहाँ एक जानकारी साथियों को देना चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन जो उदयपुर में के औद्योगिक इलाकों में काफ़ी कमज़ोर है, ये यहाँ की यथार्थ सच्चाई है। दूसरे जो AICCTU के अलावा भी जो दूसरी यूनियनें हैं, उनकी मजदूरों के अंदर अभी तक जिस तरह की सक्रियता होनी चाहिए वो नहीं है। एक दौर में 90 तक औद्योगिक इलाकों में यहाँ पे आंदोलन रहा मजदूरों का, लेकिन इस समय पिछले कुछ समय से ये आंदोलन काफ़ी कमज़ोर है। हम लोगों ने जैसे ही कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, हमें गाड़ी की परमिशन मिली, हम औद्योगिक इलाकों में मजदूरों के बीच गए, उनसे उनकी स्थिति को समझने का प्रयास किया, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको समझने का प्रयास किया, और इसी दौर में उनको चिन्हित करके पहले राउंड के अंदर कि किन मजदूरों को क्या ज़रूरत है, खास करके राशन की ज़रूरत सबसे पहले निकल के आई। नरेंद्र मोदी ने, जैसा आपने कहा जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान जब घोषित किया था तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी कि इस लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की वेतन कटौती ना हो, इस लॉकडाउन के दौरान जो उनके ठेकेदार हैं या उनके जो मालिक हैं वो मजदूरों के लिए राशन और दूसरी सुविधा का प्रबंध करें। लेकिन कुछ ही समय में जब हम शुरू में औद्योगिक इलाकों में घूमे, ये काफ़ी साफ हो चुका था कि ये जो बातें इसको धरातल पे उतारने का किसी भी तरह का इंतजाम हमने औद्योगिक इलाकों में नहीं पाया। ज़्यादातर मजदूरों को न तो हेल्पलाइन के बारे में जानकारी थी, न इस तरह के बारे में जानकारी थी कि वो किस तरह से अपनी बातों को प्रशासन तक या सरकार तक पहुंचा सकें ताकि जो उनकी शिकायतें उस पर कार्रवाई हो। तो ये हमने पाया कि जो मजदूरों को हमने चिन्हित किया, दूसरे दौर के अंदर हमने अपने जो लोकतांत्रिक पसंद लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, उनसे अपील करी, चंदा जुटाया। ये साफ हो चुका था पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कि जो प्रशासन की राशन पहुंचाने का जो कार्रवाई चल रही है वो औद्योगिक इलाकों में लगभग नदारद थी। ज़्यादातर मजदूरों तक जब तक हम पहुंचे उनके बीच में पहले 10 दिन के अंदर, तब तक सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति उन तक ये पहुंचने नहीं पहुंचा था कि आपको राशन की ज़रूरत है या किस तरह का संकट है। हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर मजदूरों ने ये बताया कि जो उनके ठेकेदार जो उनको लेके आए थे या जो उनके मालिक, वो एक तरह से उनको या तो अनसुना कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और कई नहीं बहुतों ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने फ़ोन वगैरह भी बंद कर रखे हैं। इस दौर में हम उन तक पहुँचे, उनको चिन्हित किया, और जो सीधा राशन रात का कार्य लगभग हमें औद्योगिक इलाकों में ज़्यादा करना पड़ा। जिन जिन मजदूरों तक पहुँचे उनकी लिस्टिंग करने के बाद हमने सीधा राहत सामग्री एक्टू के माध्यम से जो चंदा हुआ, दूसरे सामाजिक संगठनों से भी यदि हमें सिविल सोसाइटी के माध्यम से कुछ किट और राशन पहुँचे तो उन तक पहुँचाए। बाद के दौर में ज़रूर कुछ हमने देखा कि प्रशासन की तरफ से भी प्रवासी मजदूरों को लिस्ट पहुँचाने पर उस पर कुछ सक्रियता दिखी और उन तक राशन राहत पहुँचा। यदि हम देखें कि मजदूर इस दौर के अंदर किस तरह से एक तरह से अपने आप को सर्वाइव किया, तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर मजदूरों का यही कहना है कि या तो उनसे पूछा नहीं गया, उन्हें बाहर से अपना उधार लेके किसी तरह से राशन जुटाने का काम करना पड़ा। जिन तक भी पहुंचा तो उनका ज़्यादातर मजदूरों का यही कहना है, खास करके जो पीस रेट पे काम करने वाले मजदूर हैं, भले वो लोडिंग अनलोडिंग वर्कर हो, ब्रिक क्लीन वर्कर हो, जो ठेका मजदूर हैं, उन तक ज़्यादातर मजदूरों का यही कहना था कि उनको जो खर्चा यदि किसी ने कुछ दिया भी है तो वो उनके नाम लिख दिया गया। यानी जब काम लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो उनका काम का जब हिसाब होगा तो वो जो पैसा है वो एक तरह से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो सरकार के जितने भी दावे रहे हों, धरातल की सच्चाई यही रही कि मजदूर लगातार जिंदा रहने की प्रक्रिया में इस दौर के अंदर एक तरह से उधार में जाते रहा। हमारा जो राशन रिलीफ का ये
जो प्रक्रिया थी उससे हम यही कोशिश करने का पूरा प्रयास किया कि मजदूरों तक जितनी राशन राहत पहुंच सके, ताकि उन्हें बाहर से या दूसरी जगह से जुटाकर मजबूरी में एक तरह से उधार में न जाना पड़े। काफ़ी सैकड़ों हज़ारों मजदूरों तक हम पहुंचने में सफल हुए। दूसरे हमने एक चीज़ और देखी कि उदयपुर से, क्योंकि मैं राज्य सचिव की जिम्मेदारी में भी हूँ और दूसरे एक्टू के प्रमुख साथी भी यहाँ पर हैं, हमने तो दूसरे जिलों के अंदर भी जो प्रवासी मजदूर फंस गए थे यहाँ पर उन तक संदेश पहुँचा के, जो दूसरे जिलों में भी साथी हैं उन तक संदेश पहुँचाया और धीरे धीरे प्रवासी मजदूरों के दूसरे जिलों से भी संपर्क आने लगे। पार्टी के बाहर के जो साथी बिहार से, झारखंड से भी के माध्यम से भी, और जो नेशनल हेल्प टाउन ग्रुप है वहाँ पर भी जो संदेश आते रहे, तो हमने उदयपुर से ही टेलीफोनिक माध्यम से कोऑर्डिनेट करके भीलवाड़ा में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, दूसरे तमाम जिलों में भी प्रयास किया कि हम लोग हेल्प टाउन का जो सरकारी हेल्पलाइन बनी हुई है उस तक अपनी बात को पहुंचा सकें, सरकार पे दबाव बना सकें कि आप इन पे तक राशन पहुंचाने का जो प्राथमिक कार्य है कम से कम वो सुनिश्चित करें। बाकी जो वेतन कटौती और छटनी है, इस पूरे अनुभव के साथ हमें ये सामने आया कि ये लगातार रिकॉर्ड स्तर पे जारी रही। एकदम बिल्कुल कोई मालिक हो या ठेकेदार हो, उसको बेसिक राशन या उन तक राहत पहुँचाने के लिए उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और सरकार के पास धरातल पर ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं दिखा, ऐसी कोई तैयारी भी नहीं दिखी कि वो किस तरह से इस चीज़ को, जो घोषणा में जरूर बोली गई, एमएचए ने ऑर्डर भी निकाला जिसको हम जैसा कि जानते हैं कि अब जो वेतन कटौती लॉकडाउन में ना हो, इसकी जो शुरुआती घोषणा थी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के द्वारा, वो एमएचए के ऑर्डर को अब तो वापस विड्रॉ भी कर लिया गया है। लेकिन इस दौर के अंदर भी हम पाते हैं कि इस पूरे उदयपुर का औद्योगिक इलाकों में जितने भी मजदूरों तक हम गए, प्रवासी मजदूरों तक गए, उन तक हम ये जो घोषणा थी उसको धरातल पर उतरने की किसी भी तरह की तैयारी उदयपुर के मजदूरों में नहीं दिखी। और जिंदा रहने के लिए जो हम राशन कुछ राहत कार्य उन तक पहुंचा पाए वो, या इसके अलावा जो मजदूर, वो ज़्यादातर मजदूर लगातार उधार में जाते रहे, और जो मालिक ठेकेदार ने भी उनको कुछ पैसा दिया वो एडवांस के नाम पे उनके नाम में लिखा गया। हमने ये भी जो यहाँ से मांग उठाई गई, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी कॉल हुई कि ट्रेन बस को पहुंचाने की बात हो या दूसरी बात हो, इन मजदूरों तक उनकी इन मांगों को समझा, धरातल से मांगे उठी और उन मजदूरों ने भी उन कार्यक्रम में भागीदारी करी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार साथियों, एक्टू और एप्पा की तरफ से जो राहत कार्य कंटिन्यू हुआ और अभी भी चल रहा है, इसमें हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनको भी राहत कार्य देने में, राहत कार्य का काम हमने किया है। उदयपुर में लगभग 150 जो ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स हैं उन तक हमने 2-2 बार राशन गवर्नमेंट से कनेक्ट करके और थोड़ा क्राउड फंडिंग से पहुंचाया है। इसके अलावा ईंट भट्टे के जो मजदूर हैं उनको भी गवर्नमेंट के थ्रू प्लस एप्पा एक्टू की तरफ से भी राहत कार्य पहुंचाया गया है। नमस्कार साथियों, लाल सलाम साथियों। उदयपुर ज़िले में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमारी पहली कोशिश ये रही कि हमारी पूरी टीम को जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा स्वीकृति मिले और टीम जहाँ भी हम लोगों को राहत के लिए या लोगों की मदद के लिए जा सकें। तो हमने पहली बार जब यहाँ डाला तो काफ़ी हमारे को इसके लिए भी मशक्क़त करनी, जिस तरीके से प्रशासनिक अड़चनें ये लगाई गई कि हम लोगों को जो परमिशन मिली वो भी 5 दिन बाद मिली। तो 1 तारीख को परमिशन मिली, उसके बाद तुरंत हम लोग सबसे पहले औद्योगिक जो क्षेत्र थे उनमें जाके ये चिन्हित किया हम लोगों ने और सर्वे किया कि कैसे और किस तरीके के मजदूर जो है इस वजह से फंसे हुए रहे हैं, और उनको उनका सेठ या जो मालिक है वो किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रहा है, जबकि उनका पूरी तरीके से काम बंद है, उनके पास किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। तो उनको हमने चिन्हित किया और उसके बाद जब 2 दिन हम लोग सर्वे कर चुके थे तो हमारे साथियों ने सबने मिलकर जो सहयोग था उन लोग को पहुँचाने की कोशिश की। और प्रशासन में भी ये रहा कि जब बात पहुँची कि एक्टू और एप्पा के जो साथी हैं वो फील्ड में इस तरीके का इंडस्ट्री एरिया में है या चाहे बस्तियों में है वो सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप सर्वे कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को जब चिन्हित किया आपने तो उन तक हम लोग प्रशासन के थ्रू भी वो राहत पहुंचाना चाह रहे थे, तो प्रशासन ने भी इसमें हमारी मदद की। दूसरा, जैसे कि एक्टू के साथी सौरभ जी इस बात को बता चुके हैं, मैं दोबारा पुनरावृत्ति उसकी नहीं करूँगा। हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया था
उसमें ऐसे जैसे कि जो रिंकू ने बात की ईंट भट्ठों को लेके, क्योंकि उन परिवार जो मजदूर होते हैं उनको पहले से पैसा दे दिया जाता है और वो ये सोचते जाते हैं कि ठीक है हमारे को तो राशन तो मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब उनकी डायरी में देखा जाता है तो वो कहते हैं कि वो आता है दुकान वाला हमारे को दे के राशन चला जाता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि वो आपको सेठ दे रहा है या आपके उससे काटा जाएगा, तो उन्होंने ये बताया कि सीधा कि ये हमें मालूम नहीं। जो अब मुझे लगता है कि जब पूरी तरीके से लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो हम लोग जाएंगे उनके बीच और इस चीज़ को भी नोट करेंगे। इस दौरान हम लोग जैसे भी आसपास के जो छोटे गांव थे, जैसे यहाँ उदयपुर में पास में एक जोगी का तालाब है, काफ़ी ट्राइबल एरिया भी उसमें रह रहा है, कुछ प्रवासी मजदूर भी हैं, कुछ जो आसपास के उदयपुर जिले के पास के जो गाँव के लोग हैं वो भी किराए के रूप में रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिहाड़ी का बंद हो जाना, तो उनका रोजी रोटी मतलब खत्म जाएंगे क्या, उनके घर खर्च के लिए लाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो हम लोग उनके बीच भी पहुंचे और ऐसे इंटीरियर इलाके में गए जहाँ पे 2-2 किलोमीटर पैदल तक कोई सड़क नहीं है, पगडंडियों के माध्यम से गए, उन लोगों को राशन पहुंचाया और उनमें भी 70 और 80 साल की अकेली विधवा या महिलाएं जो रह रही है उन तक हमने राहत पहुँचाई। और ये पूरा जो दौर है एपुआ और जो साथियों की जो हमारी टीम बनी हुई थी, 2 गाड़ियों के साथ हम लोग लगे हुए थे अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कच्ची बस्तियाँ हो रही हो या इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो। इसके बाद हमारा कुछ ये रहा कि जितना राहत हम लोग हमारी खुद के सहयोग से दे पा रहे थे, साथियों के सहयोग से दे पा रहे थे, इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इसमें थोड़ी मदद की और उसको हम लोग थोड़ा उच्च स्तर तक हम लोग जाने की कोशिश की। जो भी हमारे पास लिस्टें आई थी कि हम लोग ज़्यादा लोगों के बीच में उसको पहुंचा सकें और वो भी हमने कोशिश की। इसके तत्काल बाद जिस तरीके से कि लॉकडाउन दूसरा खत्म होने की कगार पे था या तीसरा था, तो गुजरात की साइड से जो पैदल जिस तरीके से मजदूरों का जत्था आ रहा था, मैं सुबह सुबह एक दिन वैसे ही मेरे आवश्यक कार्य से सुबह 8 बजे जब निकला, पैदल ही निकला, तो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं, गोद में बच्चा है, सिर के ऊपर उसके पास पोटली है, 5-7-10 लोग झुंड में जाए जा रही है, बच्चे रो रहे हैं। तो मैं मेरे सामान लेने की बजाय मैं उनके साथ रुका और मैंने जब बात की उनसे, मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं, तो उनका वाकया सुन के एकदम ऐसा दिल रोने लग गया कि कैसी हालत है लोगों की। और जिस लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं और बड़ी बड़ी जो बातें हमारे जो राज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं, तो उन बच्चों के पास 2-2 दिन से उन बच्चों ने खाना नहीं खाया था। उन्होंने कहा कि कहीं पानी हैंडपम्प का मिला तो हमने पी लिया, या जब गुजरात बॉर्डर पे पुलिस हम लोगों को रोक रही थी और वो ऐसा कह रहे रोक के साइड में कर देती और वही लोग इशारा करके ये बता रहे थे कि सीमावर्ती इलाके के साथ साथ उसके बाद जंगल से आप लोग राजस्थान में घुस जाइए। तो वो उस इलाके से घुसते और बता रहे थे साथी कि कैसे हम लोग 50-50 किलोमीटर जंगल के रास्ते से होके वापस मूल जो सड़क था उसके ऊपर आए, जंगल के रास्ते से नदी पार करते हुए उन लोग पैदल आए, बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं थी, खून निकला हुआ था। तो पहली तत्काल राहत के लिए हमने ये सोचा कि कुछ इनको दिया जाए, तो मैं दुकान पे गया, उनको लाके बिस्किट की राहत दी और फिर मैंने हमारे साथी एक्टू के साथी सौरभ से तत्काल ये कहा कि आप हमें आना चाहिए और हमें उतर के ये पे उतरना चाहिए, इनकी मदद हमें लोगों को करना चाहिए। तो सौरभ जी तुरंत आए, हम लोगों ने उन्हीं से फिर एक और बड़ा जत्था वहीं पे मिला, तो उन्हीं से हमने पूछा कि हम लोग आपको क्या दे सकते हैं। देखिए साथियों, इस दौरान ये हमें बहुत देखने को मिला। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है जिसके पास वंचित है, कुछ नहीं है, वो तुरंत बहुत चीज़ें लेने की कोशिश करता है, लेकिन हमने यहाँ जाना कि उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए कि हमें हमारे घर पहुँचा, या हमें अगर कुछ देना चाहते हो आप तो हमें सूखे चने दे दीजिए। हमने इसको जानना चाहा कि सूखे चने का आप लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, सूखा जो कच्चा चना होगा उस चने को हम हमारी पानी की बोतल में डालेंगे और उसके बाद हम लोग पैदल रास्ते में चलते जाएंगे, उस चने को खाते जाएंगे। ये एक इतना पीड़ादायक जो स्थिति थी वो हमारे को देखने को मिली कि कहीं भी उनके मन में किसी तरीके का लालच नहीं था कि हमारे को नमकीन दिला दो, हमारे को बिस्किट दिला दो, या बच्चों के लिए कुरकुरे दिला दो, या पानी की 2-4 बोतलें। कहीं भी हम बार-बार, मैं और साथी सौरभ बार-बार उन लोगों को अपील कर रहे थे कि क्या चाहिए आप लोग, चना या पानी के। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा और कहा कि आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये कीजिए कि हम लोगों को यहाँ से आगे जहाँ तक पहुँचा सके हम लोगों को पहुँचा दे। तो इस दौरान भी हमने ये देखा कि जिस तरीके से यहाँ का कुछ प्रशासन जिस तरीके से निर्दयता के साथ उदयपुर से जयपुर जाने वाले साथी को चित्तौड़ होके भेज रहे, जो कि अगर वो नाथद्वारा होके जाते हैं, राजसमंद होते हुए नाथद्वारा, ब्यावर, अजमेर हुए जाते हैं, तो इसमें 30 से 40 किलोमीटर उसको कम चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने प्रशासन के बीच इस बात को रखा, हमारे एक्टू के साथियों ने रखा, एपुआ के साथियों ने रखा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि आप लोग इनको इधर से क्यों जाने जा रहे हैं, इनको इनका रास्ता खोलिए।
जब आप पुलिस रोक रही है तो हम जब प्रशासन से बात की तो उनको नाथद्वारा वाला रास्ता खोला गया, जो कि 40 किलोमीटर की कम दूरी उन लोगों को चलना पड़ रहा था। इसी तरीके से प्रशासन से हमने लगातार अपील करके हमारे जो पार्टी के साथी हैं शंकरलाल जी, उन्होंने आरटीओ ऑफिस से अपील करके कि कैसे भी कोई आरटीओ वाले साथी रुकवा के, इंस्पेक्टर वगैरह रुकवा के इन साथियों को जो मजदूर पैदल चल रहे हैं इनको कुछ दूर तक भी, चाहे उदयपुर जिले की सीमा तक भी छोड़ा जाए, लेकिन इनको पहुँचाया जाए। तो उसके बाद हमने काफ़ी प्रशासनिक हल्के में थोड़ा घूम के पहुँचा के और उन लोगों को इस तरीके से, लेकिन इस दौरान ये देखने को मिला कि इस प्रशासन में भी जिस तरीके से, या हो सकता है ऊपर से जिस तरीके का इनके ऊपर है, या उनको मालूम चल गया था कि एक टू के लोग या लाल झंडे के लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कुछ इंस्पेक्टर के मन में ये थी कि ठीक है, ऐसा झिलझिला के बोल रहे थे कि ठीक है चलो हम पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, आप लोगों में किसी तरीके की मानवता नहीं है, आप पाकिस्तान बॉर्डर रहने दीजिए। मैंने कहा आप ऐसा काम मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि ये लोग फिर ऊपर से प्रशासन में जाएंगे, तो उन लोगों ने व्यवस्था की और इस रास्ते से ही, जब हम चाह रहे थे उस रास्ते से नहीं छोड़ा उस दिन तो, लेकिन चित्तौड़ वाले रास्ते से उन्होंने चित्तौड़ जिले की सीमा तक इन लोगों ने छोड़ा। उसके बाद हमने इसी चीज़ को प्रशासन के बीच पहुंचाया और जो मुख्यमंत्री का, जो सीएम का जो ट्विटर है, उस पर भी कॉमेंट साथी सौरभ जी ने उसको ट्वीट किया कि इस तरीके से पैदल जो मजदूर आ रहे हैं उनको एसडीएम स्तर पर या जिला स्तर पर इनकी कुछ व्यवस्था की जाए, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो या उनके पानी, या उनको एक जिले से दूसरे जिले को पहुंचाने की। जिसको मुझे लगता है कि वो अपील हमारी सुनी गई और दूसरे ही दिन इस तरीके का स्टेटमेंट सरकार की ओर से आया कि जिस इलाके में इस तरीके के जो मजदूर पैदल आ रहे हैं वहाँ का एसडीएम उनको आगे के तक पहुँचाए और उनके खाने की व्यवस्था की जाए। उदयपुर के प्रशासन ने भी इसको लिया और जहाँ भी हमारे मजदूर पहुँच रहे थे, हम लोग जहाँ से भी फ़ोन कर रहे थे उनको खाने का पैकेट जरूर वो पहुँचा रहे थे। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो है कि प्रवासी जो उदयपुर जिले के जो लोग थे, जो सीमावर्ती इलाके में गुजरात में रह रहे थे, जो काफ़ी पहले भी कुछ लोग बीच में आ चुके थे, हमने तत्काल जैसे कि सरकार ने भी इसको कर चुकी थी कि नरेगा तत्काल जो है गांव में शुरू किया जाए। हमने हमारा जहां काम का क्षेत्र है या जो भी संपर्क के हमारे क्षेत्र हैं उनमें तत्काल नरेगा शुरू करा है, तत्काल नरेगा का काम मांगा, लिस्टें बनाई उसकी और चल रहा है। पूरी तरीके से सब लोगों को काम मिला हुआ है। उसमें हम लोगों को एक लड़ाई लड़नी पड़ी, वो ये था कि पुरानी जो गाइडलाइन थी उसी को लेके वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को काम दे रहा था, जबकि सरकार का ये आदेश उसमें था कि घर के आसपास या घर के आसपास में जो काम चल रहा है उसी पे नरेगा में लोग काम करेंगे। तो ऐसा कुछ पंचायतों में हमें प्रशासन से कई जगह पे लड़ना पड़ा कि लोग ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके का लॉकडाउन और जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को पास में काम दिया जाए। और वो हमारी जो अपील है वहाँ के EN से भी बात की गई और देखा हमने कि इस दौरान हमारे जो नीचे के साथी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में साथी हैं, हमारे साथी जो सलूमर के साथी हैं, गौतम लाल जी हैं, शंकर लाल मीना है, इन लोगों ने तत्काल इन चीज़ों को लिया और वो भी अपने स्तर पर जहां पहुंच पा रहे थे, जो भी साथी संकट में जो बाहर से प्रवासी आए थे उनकी तत्काल उन्होंने मदद की। तत्काल नरेगा के तहत इस तरीके की लिस्टें बना के उनको उपलब्ध करवाई और सबको काम दिलाया। आज सब जगह हमारा जहाँ काम का सब जगह नरेगा का काम चल रखा है और महिला साथी हमारी जो बढ़ चढ़ के में जो है भागीदारी कर रही हैं। और हम यही प्रशासन से कहना चाहेंगे इस दौरान, और हमारी यही मांग रहेगी कि ये जो नरेगा जिस तरीके से चल रहा है, कुछ पंचायतों में ये कहा गया कि 100 दिन का काम आपका पूरा नहीं, जोड़ते हुए कहा गया कि ये खत्म हो जाएगा आपका, अब आपको काम नहीं मिलेगा। उसमें भी हम लोगों ने दबाव डाला, उनको काम अभी इस समय मिल रहा है। और गाँव केवल गेहूं नहीं, इसकी मांग को भी हम लोगों ने उठाया कि केवल गेहूं नहीं, गेहूं के साथ अन्य खाद्य सामग्री जो है, चाहे वो तेल है, चीनी है, चावल है, शक्कर, वो भी हमें दी जाए, उसकी अपील उठाई गई। और मुझे लगता है कि एक हद तक हमारे ये अपील भी रही कि उसके साथ दाल कुछ क्षेत्रों में पहुंच पाई, हालांकि सभी जो साथी हैं उन तक तो नहीं पहुंच पाई। तो ये इस तरीके से हमारा अनुभव हुआ, लेकिन बहुत ही जनता के साथ जब जुड़ के जिस तरीके से दे रखे बहुत पीड़ादायक रहा। और हम और भी अगर हमारी क्षमता होती तो और ज़्यादा बढ़कर हम काम कर सकते थे, और भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो दूसरे साथ हमारी बात रखेंगे। साथियों आदाब। जब जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन बहुत जल्दबाजी में हुआ, और क्योंकि हम लगातार एपवा में बस्तियों में काम करते हैं, तो हमने संपर्क किया और हमें मालूम चला कि जो न्यूनतम ज़रूरतें उनकी हैं वो भी पूरा करने लायक उनके पास एक सप्ताह भी निकालने लायक नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, इंतज़ाम नहीं है।
बहुत ही शुरुआत में ही कोशिश करी कि हम अपने पास से व्यक्तिगत तौर पर अपने संगी साथियों से मदद मांगें और एप्वा के तहत उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश करी। साथ साथ हमारी कोशिश ये भी बनी रही कि हम वहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, एएनएम हैं, चाहे सफाई जनवादी सोच के लोग हैं, उनसे बराबर हम संपर्क में रहे। हर दिन हमने वहाँ से लिस्टें मंगवाई, उन लिस्टों को हमने प्रशासन में सबमिट किया और प्रशासन से भी कोशिश करी कि जितना हो सके लगातार उन्हीं लोगों को मिले जो वाकई बेहद ज़रूरतमंद हैं। सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो सबसे ज़्यादा वहाँ गरीब थे। लेकिन हमने ऐसे ऐसे अनुभव किए, शुरू के पहले हफ्ते में ही जो हमारे अनुभव हैं वो इतने दर्दनाक, बहुत तकलीफदेह अनुभव हैं कि एक रोज़ बहुत शाम को खांजी पीर बस्ती से फोन आता है कि वहाँ 10 परिवार ऐसे हैं, हमने 31 लोगों की मांग जल्दी सामान पहुंचाने की, लेकिन उस दिन नहीं पहुंच पाया था। तो एक शाम को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फोन आया कि 10 परिवार ऐसे हैं जहां शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। फिर हमने और बहुत सारे अपने जो जितने भी जो लोग हम जिन तक पहुंच सकते थे, जिन तक फ़ोन कर सकते थे, हमने जल्दी में कोशिश करी, व्यक्तिगत संपर्कों की उससे कोशिश करी कि वहाँ से कोई इंतज़ाम हो जाए। क्योंकि वो बस्ती वाले जो बिल्कुल जहाँ कुछ भी नहीं था इंतज़ाम, वो ये कह रहे थे कि आप चाहे हमें आटा ही दिला दें, केवल हम सिर्फ रोटी बना के खा लेंगे ताकि हमारे बच्चों को नींद आ जाएगी। इस तरह के अनुभव हमें शुरू के हफ्तों में बहुत ज़्यादा हुए। कई बार बस्ती से फ़ोन आ जाता था कि कुछ, जैसे एक बार फ़ोन आया कि लोगों की 3 परिवार हैं जिनमें 35 लोग हैं और वो बिल्कुल भूखे हैं। तो फिर हमने कोशिश करी कि वहाँ खाना पहुँचाया जाए। इसी प्रकार से बहुत एक दिन पता चला हमें कि रात को 11 बजे जो विजय सिंह पथिक नगर कच्ची बस्ती है, वहाँ हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि रात को 11 बजे उन्होंने दरवाजे खटखटाए कि हमारे बच्चे भूखे हैं और वो नींद नहीं आ रही है उन्हें। तो इस प्रकार के हमारे अनुभव रहे। हमने लगातार कोशिश करी कि सामाजिक संस्थानों से, व्यक्तिगत तौर पर और प्रशासन से जितनी मदद हो सके, हमने लगभग हम ये कह सकते हैं कि 25-30 हज़ार परिवारों को किट्स पहुंचवाने का काम किया। न केवल किट्स ही पहुंचाए, उसके साथ साथ जो भी वहाँ की ज़रूरतें हमारे सामने आती रहीं, कभी दवाई चाहिए, कभी सुरक्षा का कोई सामान चाहिए, कोई किसी को आना जाना है, किसी को कहीं ले जाना है, कहीं मान लीजिए कि पुलिस से कोई बात हो गई आपस में, बस्तीवासों की दुकान चलाती महिलाओं की, तो वहाँ भी हमने कोशिश करी कि उनसे संपर्क करके और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सेटल डाउन किया जाए। तो इस तरह लगातार हम शुरुआत के दौर से ही एप्वा और एक्ट 2 के साथ ही काम कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी बस्ती में बात होती है और केवल यही नहीं, हमने ये देखा कि राशन में केवल गेहूं से काम नहीं चल रहा था। हमने मुख्यमंत्री इस पे ये लेटर डाला कि उन्हें राशन में केवल गेहूं ही नहीं, दाल, चावल, चीनी, तेल, मसाला वगैरह भी पहुंचवाया जाए। तो कुछ समय बाद दाल तो मिलने लगी, चने की दाल मिल रही है राशन में, लेकिन उसके अलावा और जो सामग्री है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने लगातार ये कोशिश करी है कि उन तक, जिन्हें केवल जो एनएफएस में हैं, जिन्हें केवल गेहूं मिलते हैं, उनको और सामग्री जो है कहीं ना कहीं से मुहैया करवाई जाए ताकि उनकी गुजर बसर होती रहे। और उसके अलावा लगातार ये नहीं है सिर्फ कि बस्ती वासियों से किट पहुंचाने तक या खाना पहुंचवाने तक या उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी करने तक ही हमारा राब्ता रहा हो। हमने लगातार कोशिश करी कि वो एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस बात में कि जो भी जैसे कि नेशनल कॉल जो भी थी एप्वा की, एक्ट 2 की, उसमें केवल पैसिवली ही रिसिपिएंट्स वो नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लगातार भागीदारी करी है। जैसे कि एक लास्टली मैं बताऊं कि माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए एप्वा का एक कॉल था, नेशनल कॉल था, जिसमें हमने हर बस्ती में संपर्क किया और हमने मालूम करने की कोशिश की कि कितने लोग हैं जो जिन्होंने लोन ले रखा है। तो हमें उस पूरे जाल का पता चला। हमें ये मालूम चला कि किस तरह से जो महिलाएं थोड़ी सी दिखती थी कि ठीक हैं, ये तो बेहतर हालत में दिखती हैं, लेकिन हमें ये पता चला कि उनके ऊपर भी किसी पर 70,000 का लोन है, किसी पर 90,000 का लोन है, 1 लाख का लोन है। ये सब चीज़ें हमें मालूम चली
और बहुत सारे अनुभव हमारे इस तरह के रहे जो वाकई ये बताते हैं कि ये जो जब अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से डाउनफॉल आ रहा था, जिस प्रकार की मंदी आ रही थी, जिस प्रकार उद्योग धंधे छिन रहे थे, जिस प्रकार रोज की जो मजदूरी थी, दहाड़ी जो मजदूरी थी वो जा रही थी, ये हम ये कहेंगे कि शायद ये काल ऐसा है जिसने उनको ओपन कर दिया, जिसने ये बता दिया कि ये है रियलिटी। और इस रियलिटी में जो बहुत ही बदकिस्मत है, हम ये कहना चाहिए हमारा इस मामले में देश कि हमारा जो भी है वो कि बहुत सारी जो जनता है हमारी वो वाकई बहुत हाशिए पर जी रही है। उसके पास इतना भी नहीं है कि वो 2 दिन की गुजर कर सके, 2 दिन गुजार सके अपनी ज़िंदगी के बिना मजदूरी किए, बिना मेहनत किए। बहुत सारे लोग क्योंकि बीमार हो जाते हैं तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इस प्रकार से कर्जे हो जाते हैं उनके ऊपर। तो बहुत सारे मामले सामने आते रहे। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बराबर लगातार सर्वेइंग करी। हम लोग भी लगातार जाते रहे, संपर्क में रहे उनके, और उनसे जो भी ज़रूरतमंद हैं एक एक घर में हमने कोशिश करी कि कोई भी घर ऐसा नहीं रहे जहाँ की कोई भूखा रहे। उदयपुर में हमारा काम, एप्वा का काम कई बस्तियों में बहुत पहले से था, जैसे कि लेकिन अभी हमने ये मालूम, जब हमें ये मालूम होता रहा तो हम और आगे बढ़ते गए और उन बस्तियों में भी जाते गए जहाँ पहले हमारा काम नहीं था। बहुत नई नई बस्तियाँ चिन्हित हुई और कई बार तो ऐसा हुआ कि हमने संपर्क नहीं किया, उन्होंने जान करके कि एप्वा इस तरह से काम कर रहा है, उन्होंने खुद हमसे संपर्क किया और उन्होंने ये बताया कि हमारी ये ज़रूरतें हैं। हमने कोशिश करी कि हम प्रशासन को भी लगातार ये सब आगाह करवाएं। हमने ये कोशिश करी कि प्रशासन के जो कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ तक कि वो भी उन बस्तियों में मालूम नहीं थे उन लोगों को, तो हमने लगातार ये कोशिश करी कि उन लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर भी हों, वो लोग लिस्ट भी बनाएं। लिस्टिंग भी हमने अलग अलग तरह से करवाई, जो फूड सिक्योरिटी में है उनकी लिस्टिंग अलग करवाई, जो फूड सिक्योरिटी से बाहर हैं उनकी अलग लिस्ट बनवाई, क्योंकि वो लिस्ट जो है वो प्रशासन को सबमिट करी। प्रशासन से जो किट्स अवेलेबल हुए वहाँ पर, तो और जो NFS में हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा हर दिन वो फ़ोन करके ये कहते हैं कि केवल गेहूं से क्या होगा, हमारा 1 किलो दाल भी पहुंची है पिछले महीने में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं से पहुंचवाएं। एप्वा के तहत व्यक्तिगत तौर पर जो भी मदद मिलती है, जिस तरह से भी संस्थानों से हमें मदद मिल पाती है, हम पूरी आगे तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि तकलीफ़ें बहुत बड़ी हैं और जो बस्तीवासी हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा उनको मदद की दरकार है। बस इतना। लाल सलाम साथियों, ये समकालीन जनमत के माध्यम से जो फेसबुक लाइव कोरोना एक्सपीरियंस, संकट के एक्सपीरियंस जो राजस्थान की टीम के साझा किए जा रहे हैं, तो समझता हूँ बहुत सराहनीय है। और इसके जरिए समकालीन जनमत अपना जो सामाजिक सरोकार है उसका निर्वहन भली भांति कर रही है। समकालीन जनमत के जो फेसबुक लाइव अब तक आ रहे हैं वो लगातार हम देख रहे हैं, और इस संकट के जो विभिन्न डायमेंशंस हैं, जो उसके आयाम हैं, उस सबसे हम भली भांति परिचित हुए हैं। हमारे साथियों ने आज आप लोगों के साथ में जो शेयर किए हैं अपने अनुभव, मैं इसी के साथ में जोड़ते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से अचानक देश पे बिना लोगों के साथ में, जिम्मेदार लोगों के साथ में सुविचार करके योजना के तहत, बिना किसी योजना के तहत लॉकडाउन थोपा गया, ये जितना भी कोरोना संकट है, जो गरीबों का जो संकट आया है, जो मजदूर वर्ग का संकट आया है, उसका परिणाम। इस संकट को निश्चित रूप से टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सुनियोजित तरीके से जानबूझ के गरीबों को ये संकट लाद दिया गया। ये बात अब ये लगभग 2 महीने से ज़्यादा का जो लॉकडाउन है, और अब तो अनलॉक 1 भी लोग कह रहे हैं शुरू हो गया,
उसका अनुभव यही है और हमारा उदयपुर में अनुभव है वो भी यही है। मैं खास तौर से कुछ चीज़ें जो हमारे साथियों ने यहाँ उदयपुर और राजस्थान में मिलके की, खास तौर से उदयपुर और जयपुर में एक्टू और एपवा के साथियों ने, उन पे जो ओवरव्यू है उस पर बात करना चाहूँगा। जैसे राजस्थान में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आकस्मिक तौर पे जो राहत कार्य की बात थी, 24 मार्च को उसका सर्कुलर निकल गया और उसमें 5-5 किलो फ्री राहत सामग्री मानी खास तौर से गेहूं देने की बात उसमें स्पष्ट थी। लेकिन जिलों में हमने देखा, उदयपुर में हालांकि थोड़ा सा स्थिति बेहतर थी, लेकिन प्रतापगढ़, जयपुर और दूसरे तमाम जिले थे, वहां हमने देखा कि 30 तारीख और उसके बाद में 31 तारीख और 1 मई तक भी लोगों को, अप्रैल तक भी लोगों को ये नहीं पता था, प्रशासन को ये नहीं पता था कि वो उनके पास किन लोगों को जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको देना है। इतना कंफ्यूजन था, अटर कंफ्यूजन। तो इससे जितनी स्थितियां थोड़ी बहुत उसमें सुधार भी हो सकता था, वो बहुत ही गंभीर स्थितियां बन गई और इसीलिए हमारे साथियों ने तात्कालिक रूप से योजना बनाते हुए कि सरकार की राहत जब भी पहुंचेगी, हमें मजदूरों की, खास तौर से गरीब लोगों में जहां भी हमारा काम है, जहां भी हमारी पहुंच है, उसमें तुरंत पहुंचना चाहिए। और कुछ हमारे साथियों ने आपस में मिलकर पैसा किया, कुछ अपील के जरिए उनके पास पैसा आया, तुरंत उन्होंने राहत सामग्री के पैकेट बनाए और फिर उसके माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। हमने देखा कि इस दौर में प्रशासन ने एक तरह से नकारात्मक रवैया अपनाए रखा था कि कोई सूचना उनसे मांगे कि गेहूं कब मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, राहत पैकेज कहां जाएगा, किस तरह से बटेगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति और कोई स्पष्ट योजना उनके पास नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें स्पष्ट होती गई तो हमारे साथियों ने प्रशासन के साथ में तालमेल बिठाया, अपना जो सिस्टम था उसके अलावा प्रशासन के साथ तालमेल करने के जरिए गरीबों में बड़ी दूरी तक उन्होंने पहुंच बनाई और ये खाद्य सामग्री राहत का जो पहुंचाने का जो काम था वो किया। इसके अलावा हमारे साथी लोग हमारे सेंट्रल हेल्पलाइन और हमारी पार्टी और संगठनों के माध्यम से हम देख रहे थे कि चाहे राजस्थान के प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हों, चाहे राजस्थान में बाहर के मजदूर फंसे हुए, उनकी टोह लेने वाला बिल्कुल कोई नहीं था। खास तौर से माइग्रेंट वर्कर्स जो थे उनके बारे में तो बिल्कुल कोई, क्योंकि वो वोटर नहीं है, हमें ये भी पता चला कि उन तक किसी तरह का कोई अप्रोच ही लोकल प्रशासन ने या राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तमाम तरह की दूसरी पार्टियां हो, किसी तरह का उन्होंने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। जब हमारे साथी इंडस्ट्रियल एरियाज में, माइग्रेंट एरियाज में जहां लेबर रहती थी, उन लोगों तक पहुंचने लगे, तब ये समस्या सामने आई मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तब थोड़ी बहुत सुध उनकी ली जाने लगी। वहां हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 3-3 दिन से लोगों से खाना उनको मिल नहीं रहा है। जोधपुर से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि वो बंगाल के वहाँ किसी मोहल्ले में 40 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनको कोई मदद नहीं दे रहा है। जब हमने यहाँ से उनके माध्यम से प्रयत्न किया तो हमने देखा कि प्रशासन ने जो हेल्पलाइन दे रखी थी उस पर कोई फोन उठाने वाले नहीं है। इसी तरह से हमने देखा कि अजमेर का प्रशासन जो बहुत ही नकारात्मक रवैया उनका था, प्रतापगढ़ में भी हमने देखा था कि किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स लोगों को नहीं मिल रहा था। और फिर हमने जब हमारे सेंट्रल पार्टी की हेल्पलाइन से, उनके ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री वगैरह के सामने ये जब समस्या लाए तो समस्याएं कुछ हद तक हल हुई। हमने देखा कि नागौर के इंटीरियर विलेजेस में जहाँ लोग, बंगाल के लोग काम कर रहे हैं, 3-3 दिन से लोग भूखे थे, उनके पास किसी तरह का कोई भोजन नहीं पहुंच रहा था। हमने व्यक्तिगत संपर्कों से, हमारे सांगठनिक संपर्कों से उन लोगों की मदद की और हमारे सभी साथियों ने सक्रियता से उसमें बहुत ही अच्छा काम सब तरीके से किया, जिसका विवरण यहाँ पे आया है। लेकिन इसके माध्यम से हमको ये जरूर पता चलता है कि हमारी बड़ी आबादी, मजदूर वर्ग, रोज कमाने वाले किस हालात में आज जिंदा है। वो 3 दिन बाद ही वो सड़क पे आ गए थे, 3 दिन बाद ही भूखमरी की हालत पैदा हो गए थे। लेकिन केंद्र सरकार खास तौर से और राज्य सरकारों को कतई इस बात का शायद गुमान ही नहीं था कि कितने लोग हैं, कितनी भूखमरी है, और इसलिए उनके पास किसी तरह का कोई योजना ही नहीं थी। हमने ये भी देखा कि जो कोविड का जो भय था और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो टोटल डिसकोऑर्डिनेशन चल रहा था, एक तरीके से जैसे आपस में युद्ध लड़ रहे थे, ऐसी स्थितियों के चलते हमने देखा कि कोटा में जहां छात्र अध्ययन कर रहे थे, वहां से बंगाल के बच्चों का हमारे पास, हमारे पार्टी सूत्रों से फोन आया कि उनकी आपको मदद करनी है। जब हमने मालूम किया तो पता चला कि उनके हॉस्टल 2-2 दिन से वो जो कुक वगैरह है उनकी छुट्टी कर दी, उनको खाना नहीं मिल रहा, और एक टाइम उनको खाना जो पहुंचा रहे थे वो भी बाहर से मंगवा के पहुंचा रहे थे। बच्चों को संशय था कि कहीं
ये जो खाना आ रहा है कि ये कोविड से कंटेमिनेटेड तो नहीं है, ऐसे हाथों से तो नहीं है। बच्चे खुद खाना पहुंचने के बाद खाने की स्थिति में नहीं थे। हमने प्रशासन से वहां संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। लेकिन तब हमने ऊपर से कोई हमारे पुराने साथी जो वहां प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे, उनके माध्यम से उनको अप्रोच की, दूसरी ट्रेड यूनियंस के माध्यम से वहां से हमने अप्रोच की, तब वो बात सुनाई दी और उन लोगों को उनके घरों में खाना बनाने का, उनके मैसेज में दोबारा खाना बनाने का सुविधाएं शुरू हुई। हमने देखा कि प्रतापगढ़ में बहुत ही अल्पसंख्यकों के साथ में खासतौर से खाना वितरण में भेदभाव हो रहा था। वहां आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाओं को प्रशासन ने काम दे रखा था। हमने मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन सेल में इसकी खबर की, लेकिन वो पड़ोसी को हिंदू को देके जा रहे थे, लेकिन मुस्लिम उससे महरूम हुआ जा रहा था। वहां हमने दूसरे साथियों से मिलके कुछ हमने पर्सनल इमदाद वहां देके उन लोगों तक खाना पहुंचाया। लेकिन हमने देखा इस दौर में हम भी जहां मदद कर रहे थे, हमारे ऊपर भी ये छींटाकसी हो रही थी कि ये तो मुसलमानों की और पाकिस्तान जो कम्युनिस्ट हैं, ये मुसलमान और पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो अराष्ट्रवादी है और देश के दुश्मन है। तो हमने देखा कि कोविड में जैसे पूरे देश में एक तरीके से चल रहा था, हमारे साथी जब उदयपुर में भोजन बांट रहे थे, उदयपुर में भी ये एक तरह का वितंडा खड़ा किया गया और जो लोग सही भूखे लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, वो जब उनको लगा कि ये हमारे बिना पूछे इन लोगों तक खाना कैसे पहुंच गया, तो प्रशासन को भी तो उन्होंने दबाव में लाने की कोशिश की। तो इस तरह के सारे हालात हमारे सामने आए हैं और इससे लगता है कि मजदूर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, वो किसी तरह की कोई सिंपैथी, किसी तरह की कोई हृदय उनके लिए उनके पास नहीं है। और एक तरीके से अब खुल के ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें गरीबों के लिए बिल्कुल बनी ही नहीं है। और ये एक तरह का अब हम गरीब को भी ये बात समझ में आ रही है और इसलिए जब लोगों की मदद करने के लिए, मजदूरों की मदद करने के लिए, भूखे लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो कॉल आ रही थी, उसका विरोध, जो उनकी ढिलाई थी, जो अव्यवस्था थी, उसके विरोध में जब हमारी पार्टी और संगठनों का जो कॉल आ रहा था, उस पर स्वतःस्फूर्त तरीके से जिन लोगों को हम जानते नहीं थे वो उसके साथ खड़े होकर रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो ये एक मुझे लगता है कि गरीबों की एकता बनाने का हमको हमारे बीच में एक अनुभव भी आया है कि ऐसे संकट में जब आप गरीबों के साथ खड़े रहते हैं तो गरीब आपके साथ आता है। वो राजनीतिक रूप से भी आपके साथ आता है, सामाजिक रूप से भी आपके साथ आता है। आज देखे जाए तो हमारी पार्टी की राजस्थान में, हमारे संगठनों की राजस्थान में एक पहचान बन गई है कि ये लोग विश्वसनीय लोग हैं जो बड़े संकट में भी, किसी भी संकट में हमेशा गरीब के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने बखूबी पूरी तरीके से जितनी ताकत हमारे पास थी, जितनी भी कम ताकत थी, पूरी ताकत झोंक के, पूरे आर्थिक हमारे संसाधन झोंक के, दिन रात काम करके बीमारी से ग्रसित होने का संकट झेलते हुए हमारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया। और हमने यही नहीं, हमने राजस्थान के जो बाहर जो लोग थे, जिन हो सकता है हमें तो मालूम नहीं कहां से उन्होंने हमारे फोन नंबर वगैरह लिए, लेकिन बाहर से जैसे 3000 लोग कर्नाटक से निकले हुए, कर्नाटक के गांव से निकले हुए, महाराष्ट्र बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया। हमारे एक्टू के साथी के पास खबर आई कि इस तरह से 3000 लोग वहां रुके हुए हैं। तो हमने उनको, जब कोई दूसरा जरिया नहीं निकला, तो जो सीपीएम के बलवान पूनिया जो सीपीएम के एमएलए हैं, उनके जरिए हमने मुख्यमंत्री सेल और जो राज्यपाल के माध्यम से वहां उन लोगों को खबर की और वहां से उन लोगों को वहां से निकलने का रास्ता बनाया। इस तरह से हम लोगों ने जितने भी कम संसाधन हमारे पास थे, लेकिन बखूबी हमने इसको अंजाम दिया। और इसमें गरीबों के साथ हमारी एक एकता बनी है, मजदूरों के साथ एकता बनी है, किसानों के साथ एक एकता बनी है। ये हमारा अनुभव है कि आप लोगों के लिए काम करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बाकी भी दूसरे दौर में भी हम बात करेंगे। अभी हमारे दूसरे साथी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहेंगे। सौरभ साथी इसमें दो चीज़ मैं और जोड़ना चाह रही हूँ। इस पूरे दौर में जो इसका जो आर्थिक और राजनीति, अगर जिस भाषा में अगर हम बात करें, तो ये साफ झलक गया कि किस तरह से जो नव उदारवाद की जो नीतियाँ हैं और उसके जो विकास के बड़े बड़े जो दावे और जो घोषणाएं हैं, वो किस तरह से ज़मीनी स्तर के ऊपर कहीं भी जनता के जीवन का हिस्सा नहीं है। और ये एक ऐसा लगा, और जिस तरह से लिस्टें आने लग गई और होड़ मच गई लिस्टों में नाम दर्ज करवाने की, उसमें ये साफ दिख रहा था कि जनता किस तरह से बदहाल स्थिति में है पहले से ही। जिनके पास 2 दिन का भी खाने का नहीं है, ऐसी स्थिति में लोग 1 वीक के बाद ही पहुंच गए थे।
दूसरा इसमें आप देखिए कि सरकार ये कहती है कि हम राशन दे रहे हैं लोगों को, हम राशन कार्ड दे रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन उदयपुर का हमारा जो अनुभव है वो ये है कि, और हमने ये पूरा प्रशासन के पास विधिवत रूप से ये आंकड़ा उपलब्ध है कि जो भी राशनधारी हैं, जो कि बहुत ही कम प्रतिशत होंगे जो ज़रूरतमंद लोग होंगे, तो राशनधारी लोग हैं उनमें भी जिनको राशन के जो बेनिफिशरीज हैं वो केवल 27% लोग हैं। अब आप देखिए कि कितने लोगों को सरकार है वो नियमित रूप से राशन दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस दौर में जो राशन पहुंचाया गया है फर्स्ट फेज में, उस राशन में जिस तरह की गेहूं की जो क्वालिटी थी, क्योंकि गेहूं ही था, गेहूं की क्वालिटी जो देखी और जो लोगों के फ़ोन आए वो ऐसा लग रहा था कि जो पीछे का जो सड़ा गला जो स्टॉक है उसको एक तरह से सरकार है वो खाली करवा रही है, और जो दुकानों से भी जो खरीद है वो खरीद भी प्राइवेट कंपनियों को एक तरह से, जैसे इसमें दिया ये कि जो घर डोर टू डोर जो सामान पहुंचाने की जो बात हुई थी, जब उदयपुर शहर में ज़्यादा कोरोना का जो भय हुआ, तो उसमें हमने देखा कि रिलायंस जैसी बड़ी जो कंपनी है उसको दी कि आप है वो राशन पहुंचाइए। तो ये जो सरकारों का जो रवैया है इनकी जो पूरी तरह से, और तीसरी बात ये कि सरकारों ने इस दौर में जिस तरह का एटीट्यूड रखा है जनता की मदद करने का, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है। और दूसरा, क्योंकि लगातार मांग आ रही थी, हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि जनता को केवल गेहूं मत दीजिए, और इसमें राशन का किट जो मिलता है वो सभी तरह के लोगों को दीजिए, जिसको जो भी, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में जो खड़ी पे काम कर रहा है, जो रोज़ है वो कमा के खा रहा है और उसका राशन भी नहीं है मान लीजिए, और उसका अगर वो बेनिफिशरी तो है ही नहीं उसका, लेकिन वो भूखा मर रहा है, तो उसकी तो आप मदद कीजिए। तो इतनी सारी तरह की लिस्टें इस दौर में हमने बनाई, लेकिन हमने देखा कि जनता की जो मांग थी उसका बहुत कम प्रतिशत, ये यूँ कहिए कि केवल टोकन के रूप में ही एक तरह से मदद हो पाई थी सरकार से। एपवा और एक्टू ने पूरी ताकत के साथ अपने पर्सनल बिहाव पे भी, अपने लोकतांत्रिक सोच करने वाले लोगों के साथ मिल कर के भी, और एक जनता के फंड से हमने कोशिश की कि उन लोगों तक पहुंचाया जाए सामान जहां तक कि लोग भूखे मर रहे हैं और प्रशासन है वो उसको किसी भी रूप में कोई मदद नहीं कर रहा है उनके टेक्निकल कारणों से। तो ये, और अभी भी हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार है वो केवल है वो राशन में गेहूं नहीं दे, दाल नहीं दे, उनके तमाम तरह की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए हैं, भूख मर रहे हैं। और आप देखिए कि इसमें जो जिस तरह की रूलिंग क्लास और जिस तरह सत्ताधारी पार्टियां, खास तौर से केंद्र सरकार जिस तरह की राजनीति कर रही है कि ये तो मुसलमानों के कारण है वो कोविड आ गया है और चीन के कारण आ गया है और इसलिए इन दोनों ये दुश्मन हैं, तो ये जो मूल मुद्दा था, जनता की मांग थी, उससे ध्यान डाइवर्ट करने का एक पूरा साथ साथ एक लगातार एक राजनीतिक हस्तक्षेप वहाँ हमको दिखाई दिया। और अंतिम बात ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ लोकल लेवल के ऊपर जो जिस तरह है कि पॉलिटिक्स देखने को मिली, उस पॉलिटिक्स का जो चरित्र था वो साफ ये दिखा रहा था कि उनको कौन ज़रूरतमंद है कौन नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने पार्षद जो थे, जो जहाँ का था, वो अपने लोगों तक, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है या उससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग उस बस्ती में हैं, तो उनको नहीं दे करके अपने जो वोटर थे उन्हीं को दे रहे हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पर हमारे साथियों के साथ झगड़ा हुआ और ये शिकायत की गई कि ये लोग हैं, ये कौन हैं जो इस तरह से लोगों के बीच में आकर के और राशन बांट रहे हैं, प्रशासन से भी बंटवा रहे हैं, खुद भी बांट रहे हैं। तो ये जो यहाँ की जो खास तौर से इस समय जो स्थानीय स्तर पर जो राजनीति है वो भी देखने को मिला कि किस तरह से जन विरोधी भी है, और दूसरा ऊपर जो चल रहा है उसी का एक विकृत रूप यहाँ हमको इस दौर में देखने को मिला। अब साथी सौरभ कुछ इसमें जोड़ें। साथियों, जैसा कि कॉमरेड सुधा बता रही थी, इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ों की तरफ और जो साथी देख रहे हैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो जैसे जमाती वाला जो प्रचार चला, हमने देखा कि उदयपुर के अंदर किसी
किसी कारणों से जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव की लिस्ट है वो सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही थी, और जो आरएसएस का सांप्रदायिक प्रचार है वो लोग उनमें से जो लिस्ट उनको सूट करती थी उसको उठा के एक धर्म विशेष की लिस्टों में जिनमें ज़्यादा नाम है उस इलाके की लिस्ट को उठा के और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रचार करके कि ये लोग इस बीमारी को फैला रहे। इसके बारे में जैसे हमें ये जानकारी व्हाट्सएप ग्रुपों में जैसे ये होता हुआ दिखा, हमने तुरंत प्रशासन को लिख के, एक तो जो उसका पेशेंट की जो राइट टू प्राइवेसी है उसका भी हनन है, दूसरा जिस तरह से ये लिस्ट है उसमें से किसी भी लिस्ट को आप पिक एंड चूज़ करके उसको सांप्रदायिक रंग दे सकते हैं, इसका ध्यान प्रशासन का दिलाया। और अब ये लिस्टें उस तरह के आना जब से हुआ उसके बाद से बंद हो गई है। दूसरा, एक उदयपुर के बारे में एक खास स्थिति जो बनी, जो इस पूरे रिलीफ वर्क के दौरान था, जिसका प्रभाव भी दिखा, खास करके जो लॉकडाउन 3 यानी लगभग मई 5-6 से तेज़ गति से हम देख रहे हैं कि उदयपुर शहर के अंदर कोविड पेशेंट बढ़ गए हैं। अब आंकड़ा करीब करीब 530 हो गया। इसके चलते अब अनलॉक 1 हुआ, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बीच के महीनों के अंदर, बीच के इन दिनों के अंदर कर्फ्यू में गया। लगभग 5-6 थाने इलाके जो उदयपुर में थे वो एक तरह से पूरी तरह बंद थे। तो हमें इस दौर के अंदर, हमें ख़ास तौर पे जब हमारा मूवमेंट एक तरह से बिल्कुल इम्पेयर हो गया और हम लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, तब हमने बार बार टेलीफोनिक माध्यम से वहाँ से लिस्टें मंगा के इस काम पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और ख़ास करके जो उसमें भी जो कर्फ्यू इलाके हैं उस तक हमारे जो कार्यकर्ता इस दौर में बने, उन तक उनसे संपर्क करके वहाँ से खास फोकस किया कि उनसे लिस्टें मंगा के, क्योंकि वहाँ पर वो दूसरे माध्यमों से भी लोगों तक जाकर राशन, दूसरे तरीके से भी राशन इंतजाम करने के नहीं कर सकते थे। एक बात मैं साथियों को कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न नीचे आ रहे हैं वो प्रश्न आप का हम रिस्पांस करना चाहते हैं, और कोई साथियों के और भी प्रश्न हैं वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। एक हमने टेस्टिंग की तरफ भी उदयपुर में हमें लग रहा है कि टेस्टिंग जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ी है, उसकी तरफ भी प्रशासन का ध्यान दिलाए कि टेस्टिंग बढ़े, ताकि शहर के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग खास करके तब जब ये बहुत तेज़ गति से अब चीज़ें खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान हमने चिन्हित किया है। मेरे पास अभी 2 सवाल आ चुके हैं, इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो हम उस पर ज़रूर रिस्पॉन्स करना चाहेंगे। एक तो सलूम्बर से बाहर आए मजदूरों की क्या स्थिति है, ये प्रज्ञा जी ने सवाल पूछा है। गोवा से और दूसरे जगह से काफ़ी जो लोग बाहर थे, महाराष्ट्र से, दूसरे राज्यों से जो लोग बाहर मजदूर थे, उन्होंने तभी हमसे संपर्क कर लिया था। तो उस दौरान उन तक जब रात को हम पहुँचा सकते थे वो हमने वहाँ पे प्रयास किया। जो नेशनल लेवल पे एक हेल्प लाइन अफेक्टेड ग्रुप है उनके माध्यम से। दूसरा, एक चीज़ हमें देखी गई और हमारे पार्टी के साथियों ने संपर्क किया, थोड़ा सा लोगों के अंदर डर था। तो हमने ये हमारे साथियों को बताया, जो आ भी रहे हैं प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं वो कोई आपके दुश्मन नहीं है। ये एक तरह से सेंसिटाइज करना कि जो आ रहे हैं उनकी ठीक है, उनकी टेस्टिंग हो, उनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाए, या होम क्वारंटाइन वो कर दिए गए, लेकिन आप उनके साथ में, उन परिवारों के साथ में किसी भी तरह की दूसरी तरह की आशंका में ना जाए। जो बीमारी के लिए ज़रूरी है बस उस तरह से ज़रूर उनको घर पे रहने के जो उनके हो, और जो भी बाकी उनकी सूचना उन तक पहुँचाना है वो आप कीजिए। लेकिन ये जो एक समाज के अंदर बना। और एक सवाल आया है कि फैक्ट्री मालिकों पे दावा किया जाएगा, ये भी प्रज्ञा जी ने पूछा है। उसमें क्योंकि अभी तो वो मजदूर साथी चले गए हैं, लेकिन ये जैसे ही वापस वो आते हैं तो हम ज़रूर उनसे संपर्क करके, उनके पास हमारे नंबर हैं, हम वो दावा जो हमें करना चाहिए, जिनको मजदूरों को निकाल दिया गया है और जिनकी वेतन कटौती हुई है, वो दावा ज़रूर हम करेंगे। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, हमारी साथी मेघा चौधरी इस दौरान जो रात कार्य हमने किए उसके हमारे पास कुछ वीडियो और फोटो हमने इकट्ठे किए, वो दिखाएंगे। लेकिन लास्ट में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जितना भी हमने रिलीफ वर्क किया, जिसकी बात तमाम साथियों ने करी, एक बहुत खुशी की बात ये थी कि चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो एफवा की, उन लोगों की जब राष्ट्रीय स्तर में कॉल आई, देश के स्तर पे मजदूरों की और महिलाओं की, चाहे वो राशन की मांग हो, चाहे घर वापसी की मांग हो, ये जब उठाई गई तो उन मजदूर साथियों ने इस बात को समझा कि सरकार एक तरह से पूरी तरह से विफल रही है। उन कॉलों के अंदर मजदूरों ने अपने माध्यम से फ़ोटो बना के, वीडियो बना के, शुरू में उन्हें कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो टेक से भी उस तरह से नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा बहुत अच्छे फ़ोटो वीडियो बना के भेजे, जो हमने एक तरह से सर्कुलेट करके उनको एक वीडियो के माध्यम से बार बार लोगों तक पहुंचाने का भी कोशिश की है। ये प्रयास रहा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जहाँ सरकार विफल रही वहाँ जनता ही एक दूसरे के साथ में, खास करके जो लोकतांत्रिक पसंद लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, वो जरूर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे। मजदूर गरीब एक दूसरे के साथ खड़ा रहा और हम उनके मदद से ही ये जो इतना भी राहत कार्य हम यहाँ पे कर पाए वो संभव हुआ। अब हमारी साथी मेघा आपको कुछ फोटो और वीडियो हमने एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन प्रज्ञा जी का और था कि ट्रांसजेंडर्स को लेके उनको चिन्हित किया गया और उनके निवास को लेके जो कुछ समस्या आई है, तो ट्रांसजेंडर्स के साथ मैं 2-3 साल से काम कर रही हूँ, तो उनको ऑलरेडी लिस्टिंग किया हुआ है
और 2 ग्रुप्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिसमें सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर LGBTQ पूरा है। तो चिन्हित करने की ज़रूरत नहीं थी। और इनके कुछ लोगों का जो बाहर से ट्रांसजेंडर्स यहाँ रह रहे हैं, उनका रहने का इशू था, मकान मालिक पैसों को लेकर प्रॉब्लम कर रहा था, तो ज़्यादा नहीं आया, 4-5 जगह से आया, तो उसको सॉल्व किया गया। तो हमारे साथी जो कुछ फोटो वगैरह हमारे पास हैं, जो भी साथी अभी लाइव देख रहे हैं उनको, और जिन्होंने भी सवाल उठाए हैं उनको, और समकालीन जनमत की टीम को हम हमारी तरफ से एक की टीम की तरफ से आप सभी के का जो सहयोग मिला, जो उत्साह है मिला, और जो आपने देखा है और जो आपने कमेंट डाले हैं, उन सभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आशा करते हैं कि इसी तरह से कम नहीं हुआ है, और इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ सभी साथियों को नमस्कार।